डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में कक्षा 12 इतिहास पार्ट 1 से ईंट मणके और अस्थियां पार्ट से विषय वस्तु को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय वस्तु को आगे बढ़ाने से पहले सभ्यता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। इस विषय पे चर्चा हम लोग सभ्यता समझेंगे कि सभ्यता से क्या तात्पर्य है। सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। सभ्य समाज अक्सर उन्नत कृषि, लंबी दूरी के व्यापार, व्यावसायिक विशेषज्ञता और नगरीकरण आदि की उन्नत स्थिति का द्योतक है। इन मूल तत्वों के अलावा सभ्यता कुछ माध्यमिक तत्वों जैसे विकसित यातायात व्यवस्था, लेखन, मापन के मानक, संविदा एवं नुकसानी पर आधारित विधि व्यवस्था, कला के महान शैलियों, स्मारकों के स्थापत्य, गणित, उन्नत धातुकर्म एवं खगोल विद्या आदि की स्थिति से भी परिभाषित होती है। तो इस तरह से सभ्यता से तात्पर्य यह है। सभ्यता क्या है इसके विषय में हम लोग सभ्यता और संस्कृति के अंतर को समझेंगे। दोनों में अंतर पाया जाता है। प्रायः सभ्यता और संस्कृति को समानार्थी समझ लिया जाता है, जबकि दोनों के अवधारणाएं अलग अलग हैं। सभ्यता में भौतिक पक्ष प्रधान होता है, जबकि संस्कृति में वैचारिक पक्ष प्रधान होता है। सभ्यता का संबंध जीवन यापन या सुख सुविधाओं की बाहरी वस्तुओं से है, जबकि संस्कृति का संबंध आंतरिक वस्तुओं से है। सभ्यता की माप की जा सकती है, किंतु संस्कृति की माप नहीं की जा सकती। सभ्यता मनुष्य की बाहरी आवरण है, तो संस्कृति आंतरिक। संस्कृति का संबंध संस्कारों से है। ये संस्कार हमारे आंतरिक चीज़ों में बसे हुए हैं। सभ्यता व्यक्ति को भोगवादी बनाती है, जबकि संस्कृति उसे संयम सिखाती है। सभ्यता अपने लिए जीना तो संस्कृति दूसरों के लिए सिखाती है। संस्कृति के तत्व जैसे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारे आदर्श क्या हैं, जीवन मूल्य क्या हैं। सभ्यता के अंतर्गत सड़कें हैं, भवन हैं, टीवी हैं, फ्रिज हैं, गाड़ियां हैं, पुल हैं, इमारतें हैं। तो इस तरह से भौतिक चीज़ें हैं, जबकि संस्कृति में आंतरिक चीज़ें हैं, जैसे संस्कार है, नैतिकता है, हमारा रहन सहन क्या है, ये सारी चीज़ें संस्कृति में आती हैं। इस तरह से सभ्यता और संस्कृति में अंतर पाया जाता है। एक लाइन याद आ रही है कि पहले आदमी जो है विकृत अवस्था में था। कहने का मतलब है कि विकृत जैसी स्थिति थी उसकी, तो दूसरों को मार कर खाना विकृति है। दूसरे हम अपना खाएं, वो हमारा खाए, ये प्रकृति है। लेकिन पहले दूसरा खाए और बाद में हम खाएं, ये संस्कृति है। पहले आदमी विकृत अवस्था में था, उसमें कमियां होती थी। धीरे धीरे वो प्रकृति के नज़दीक आने लगा, उसमें कमियां दूर होने लगी और प्रकृति के नियमों का पालन करने लगा। कालांतर में जैसे जैसे वो सभ्य होता गया, प्रकृति से भी आगे बढ़ गया और उसके अंदर कहते हैं संस्कृति अंदर समाती गई और वो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीवन यापन करने लगा। इस तरह से धीरे धीरे वो संस्कृतियों के नज़दीक आ गया। तो इस तरह से सभ्यता और संस्कृति में अंतर पाया जाता है। इसको हम इस दृष्टि से देखते हैं कि संस्कृति, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे एक गुलाब का फूल है, तो फूल की सुंदरता, फूल का सुगंध, ये इसकी एक प्रकार कह सकते हो संस्कृति का रूप है। और फूल का जो बनावट है, कांटे हैं, पत्तियां हैं, पंखुड़ियाँ उसकी हैं, ये सभी जो है बाह्य आवरण है। तो ऐसे शरीर में हमारी आत्मा हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हमारी संस्कृति है, और बाह्य चीज़ें जो भौतिक चीज़ें हैं वो सभ्यता के अंतर्गत आएगा। तो सभ्यता और संस्कृति में इस तरह का अंतर पाया जाता है। अपने विषय वस्तु सिंधु घाटी सभ्यता पर आते हैं। इसके खोज पर चर्चा करेंगे कि इसके खोज की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 ईस्वी में
लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। डियर स्टूडेंट, हड़प्पा के उत्खनन के संबंध में जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे इस प्रश्न को यहाँ बताना आवश्यक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में की गई? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। क्या है उत्तर इसका? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और अगर प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो आंसर होगा दयाराम साहनी। इस तरह किसके नेतृत्व में खोज किया गया? तो आंसर सर जॉन मार्शल होगा। और अगर सीधे पूछे प्रश्न कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो आंसर होगा दयाराम साहनी। तो इस तरह से दोनों में कन्फ्यूज़न है। नेतृत्व वाले में आंसर देंगे आप सर जॉन मार्शल को, और किसने किया था सीधे इस तरह से पूछे तब आप उत्तर देंगे दयाराम साहनी। तो इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेतृत्व में रहेगा तो मार्शल होंगे, और सीधे पूछे कि किसने किया था इसकी खोज तब आप दयाराम साहनी इसका उत्तर देंगे। सिंधु सभ्यता के नामकरण के संदर्भ में हम लोग अब चर्चा करेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, या हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिंधु सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है दोनों का नामकरण कैसे पड़ा, तो इस तरह से इसका नामकरण हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के महत्व पे हम लोग चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है क्योंकि इस सभ्यता की खोज के पूर्व मौर्य काल से पहले की पुरातात्विक सामग्री के विषय में अत्यंत अल्पकालीन जानकारी उपलब्ध थी। इस सभ्यता से मिस्र, मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में तो उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। कहने का तात्पर्य है कि इसके पहले हम लोग सोचते थे कि वैदिक सभ्यता ही सब कुछ है, उसी के विषय में जो उपलब्धियां हैं जानते थे कि वही विकसित सभ्यता थी। लेकिन इस सभ्यता के प्रकाश में आने से ज्ञात हुआ कि ये उससे भी कहीं अधिक ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी। इस तरह से इसका ये महत्व है। सिंधु सभ्यता के स्थल और विस्तार के विषय में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पुरातात्विक अन्वेषणों एवं उत्खनन से स्पष्ट हो गया कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं अपितु अत्यधिक विस्तृत था। सिंधु सभ्यता का विस्तार प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र एवं फारस की सभ्यताओं के क्षेत्रों पे कहीं अधिक विस्तृत था। तो कहने का तात्पर्य है उन सभ्यताओं से ये सभ्यता अधिक विस्तृत था। ये सभ्यता के अवशेष जो मिले हुए हैं बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिससे उसके विस्तार के विषय में ज्ञात होता है। प्रोफेसर R.N. राव का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम, इस चीज़ को ध्यान देंगे, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इस तरह से इसका विस्तार क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ था, जिसको आप लोग मानचित्र में भी अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कौन सा नाम कौन से प्लेस पे है, किस जगह पे है, और इस तरह से इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है मानचित्र में दर्शाने के लिए भी आता है इन स्थलों को। तो इस तरह से आप मानचित्र के माध्यम से इसका अभ्यास करेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक फैला था। नदियों के कौन से प्लेस किस नदी के किनारे थे, इसको हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, लेकिन संक्षेप में केवल इतना ही अभी हम समझेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कितना था और कहाँ था। इसके मुख्य अंश इस वीडियो में रहेगा, विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, सिंधु सभ्यता के इतिहास जानने के स्रोत के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन के परिणाम स्वरूप अनेक भवनों, मकानों, सड़कों, स्नानागारों, कुओं आदि के भग्नावशेष मिले हैं। इन भग्नावशेषों में विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, आभूषण, खिलौने, मुहरें, खाद्य सामग्री, प्रसाधन सामग्री, बर्तन, मुद्राएं आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इन अवशेषों के अध्ययन कर पुरातत्वविदों ने
सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मानव जीवन की विशेषताओं को लिपिबद्ध किया। तो इतिहास के सिंधु सभ्यता के इतिहास के स्रोत के रूप में जो भी सामग्री उत्खनन में मिली है वही इसके इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो जैसे उसमें मूर्तियां हैं, बर्तन हैं, खिलौने हैं, अस्त्र औजार हैं, बहुत सारी प्रसाधन सामग्री है, सड़कों की स्थिति कैसी है, मकानों की बनावट कैसी है, दरवाजे और खिड़कियां किस तरह की हैं, कुओं का निर्माण किस तरह से किया गया है, स्नानागार कैसे बनाए गए थे, इन सभी का पुरातत्वविद अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर इसके इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है इनके माध्यमों से। तो इस तरह से इतिहास जानने के ये सब हम लोग सिंधु सभ्यता के काल अवधि पर चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित करने के लिए कोई भी साहित्य अथवा लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः हम पूर्ण रूपेण उत्खनन के सामग्री पर निर्भर हैं, उनके साक्ष्यों पर आधारित जो चीज़ें मिलती हैं उसी पर निर्भर हैं। वस्तुतः सिंधु सभ्यता की तिथि के विषय में अत्यधिक मतभेद है, यानी विद्वानों में एक मत नहीं है इसके संदर्भ में, इसके काल अवधि के संदर्भ में। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व थी, जबकि मैके महोदय ने इसे 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। तो इस तरह से दोनों विद्वानों में अंतर है। माधव स्वरूप वत्स का मत है कि यह सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व की है, जबकि राजबली पांडे महोदय इसे 4000 वर्ष ईसा पूर्व से भी प्राचीन स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत है। धर्मपाल अग्रवाल ने कार्बन 14C एक पद्धति होती है जिसके माध्यम से पुरातात्विक सामग्रियों की काल अवधि ज्ञात करने का एक तरीका है। तो इस पद्धति के माध्यम से सिंधु सभ्यता का जो समय निर्धारित किया गया वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो जो एक निष्कर्ष के रूप में निकल कर आया काल अवधि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये सर्वमान्य मत निकल कर के आया, यही इसकी काल अवधि मानी जाती है। अब हम लोग अगली कड़ी में इसी में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या था इसको थोड़ा से समझेंगे। सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता के अंतर को हम कुछ आधारों को लेके, जैसे अश्व का ज्ञान सिर्फ आर्यों को था, अश्व का ज्ञान सिर्फ आर्यों को था, जब आर्य गाय की पूजा करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग बैल अधिक सम्मानीय मानते थे। धातु के संदर्भ में दोनों में अंतर है। उत्तर वैदिक आर्य लोहे का प्रयोग करते थे, किंतु सिंधु निवासियों को संभवतः लोहे का ज्ञान नहीं था। इस तरह से दोनों के अंतर के ये सारे आधार हैं। वैदिक आर्यों की ग्रामीण एवं कृषि प्रधान सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से आया है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण और कृषि प्रधान सभ्यता थी। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको इस तरह से कंठस्थ करेंगे। अगला है सिंधु सभ्यता के व्यक्ति शांतिप्रिय थे, जबकि आर्य युद्ध प्रेमी थे। तो ये बेसिक अंतर है कि सिंधु सभ्यता के व्यक्ति शांतिप्रिय थे, जबकि आर्य युद्ध प्रेमी थे। सिंधु निवासी मूर्ति पूजक थे तथा शिवलिंग तथा मातृ पूजा करते थे, मगर इस सभ्यता में कहीं से भी मंदिर प्राप्त नहीं होते। आर्य मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वे सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, इंद्र, सोम, वरुण आदि को मंत्रों द्वारा पूजा करते थे। सिंधु निवासी अंगरखे का प्रयोग करते थे तथा स्त्रियां घाघरा धारण करती थी। वैदिक आर्य अन्य पोशाक भी धारण करते थे। आर्य रुई के कपड़े भी पहनते थे। बेसिक अंतर में मनोरंजन के रूप में लेंगे, सिंधु निवासी घरों में खेले जाने वाले खेल पसंद करते थे, किंतु आर्य लोग बाहरी खेलों को अधिक पसंद करते थे। तो इस तरह से ये बेसिक अंतर है।